मशीन। देखिए फ्रेंड्स, हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिकल मशीन। सही फ्रेंड्स, तो इलेक्ट्रिकल मशीन के बारे में अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रिकल मशीन क्या होती है दोस्तों? इलेक्ट्रिकल की मशीन का मतलब है जो इलेक्ट्रिक सप्लाई से चलेगी। इलेक्ट्रिकल मशीन का विद्युत मशीन। तो विद्युत मशीन में दोस्तों हमारे आती हैं जैसे मोटर हो गया, जनरेटर हो गया, ट्रांसफार्मर हो गए, सभी हमारे क्या है इलेक्ट्रिकल मशीन है दोस्तों। तो बात करते हैं दोस्तों इलेक्ट्रिकल मशीन की दोस्तों, तो दो टाइप की मशीनें पढ़ते हैं। एक तो पढ़ते हैं दोस्तों डीसी मशीन, और दोस्तों दूसरी होती है एसी मशीन। सही फ्रेंड्स, एक होती है हमारी डीसी मशीन और सेकंड होती है दोस्तों एसी मशीन। यानी नाम से ही पता चल रहा है जो डीसी सप्लाई से चले उसे हम डीसी मशीन कहेंगे। डीसी जो एसी सप्लाई से चलती है या एसी सप्लाई पे वर्क करती है दोस्तों, उसे बोलते हैं एसी मशीन। सही फ्रेंड्स, तो डीसी मशीन के अंतर्गत दोस्तों दो चीज़ें हमें पढ़नी है जो हमारे सिलेबस में हमने जैसा कि एग्जाम में पूछता है। एक तो दोस्तों हमें पढ़नी है डीसी जनरेटर, और दोस्तों दूसरा पढ़ना है हमें डीसी मोटर। ठीक है फ्रेंड्स, एक तो हमें पढ़ना है डीसी जनरेटर और दूसरा पढ़ना हमें डीसी मोटर। और बात करते हैं एसी में, तो दोस्तों यहां पे भी दो पार्ट पढ़ने हमको, एसी जनरेटर और एसी मोटर। ठीक है दोस्तों, एसी जनरेटर और एसी मोटर। दोस्तों यहां पे एसी का मतलब है अल्टरनेटिंग करंट, डीसी का मतलब है डायरेक्ट करंट। जैसा कि हम अब बेसिक का जो लेक्चर मेरा था वहां पे आपको बताया था कि जो डीसी की बात करते हैं तो डीसी हमने आपको डिफरेंस भी बताया है कि डीसी जो दोस्तों होती है उसका अगर बात करें डीसी की तो फ्रीक्वेंसी 0 होती है, एसी की फ्रीक्वेंसी 0 नहीं होती। अगर दोस्तों डीसी की बात करें, डीसी को हम दूर तक ट्रांसमिट नहीं कर सकते, एसी को दूर तक ट्रांसमिट कर सकते हैं। अगर दोस्तों बात करते हैं कि जो डीसी है उसको ज़्यादा मात्रा में उत्पन्न नहीं कर सकते, एसी को ज़्यादा मात्रा में उत्पन्न कर सकते हैं। डीसी समय के साथ अपनी दिशा नहीं परिवर्तित करती, जबकि एसी समय के साथ अपना डायरेक्शन दोस्तों परिवर्तित करती रहती है। मशीन, इंडक्शन मशीन। सही फ्रेंड्स, एक तो हमें पढ़ना है इंडक्शन मशीन। और इंडक्शन मशीन में दोस्तों दो टाइप की इंडक्शन मशीन पढ़ेंगे हम। एक को बोलेंगे सिंगल फेस, और सेकेंड दोस्तों पढ़ने वाले हम 3 फेज। सही फ्रेंड्स, दो तरीके से पढ़ेंगे दोस्तों। एक तो पढ़ेंगे हम सिंगल फेज, दूसरे को बोलेंगे दोस्तों 3 फेज। सिंगल फेज हम नॉर्मली, हमारा इंट्रोडक्शन का क्लास है आज, तो आपको नॉर्मली हम सारे टॉपिक बताते चलेंगे। जैसा कि सिंगल फेज लिखा है दोस्तों, सिंगल फेज मोटर, इंडक्शन मोटर आपको दिखती कहाँ पे? आपके घर में जो पानी के लिए टुल्लू यूज होता है, यानी जो मोटर यूज होती है दोस्तों, वो इंडक्शन मोटर होती है। सिंचाई के लिए ग्रामीणों में देखते हो, ग्रामीण क्षेत्रों में दोस्तों जो मोटर यूज होती है वहाँ पे एक कंडेंसर लगा होता है, उसमें सिलेंड्रिकल टाइप का दोस्तों, वो मोटर हमारी इंडक्शन मोटर होती है और सिंगल फेज इंडक्शन मोटर होती है। और दोस्तों कंडेंसर वहाँ पे इसलिए लगाते हैं बिकॉज ऑफ वहाँ पे हमको सेल्फ स्टार्ट ये मोटर नहीं होती है। सिंगल फेज जो मोटर होती है दोस्तों वो सेल्फ स्टार्ट नहीं होती, लेकिन उसको सेल्फ स्टार्ट बनाने के लिए हम वहाँ पे कैपेसिटर लगाते हैं। दूसरी बात, आपको इंडक्शन मोटर कहाँ पे मिलने वाली है? जो आपके सीलिंग फैन होते हैं, जो आपके घर में पंखे लगे होते हैं दोस्तों, उसमें जो मोटर लगी है दोस्तों उसको बोलते हैं इंडक्शन मोटर। वो भी सिंगल फेज दोस्तों मोटर होती है। 3 फेज मोटर दोस्तों आपको देखने के लिए मिलेंगी इंडस्ट्री में, जहाँ पे ज़्यादा हैवी लोड हो, वो 3 फेज। आपको पता है 3 फेज सप्लाई नॉर्मली घरों में तो यूज नहीं की जाती है, इंडस्ट्री में दोस्तों यूज की जाती है। तो 3 फेज मोटरों की बात करें दोस्तों तो इसके एडवांटेज क्या है? बिकॉज ये जो होती है दोस्तों, ये मोटर सेल्फ स्टार्ट होती है। आपको पता है कि जो मोटर सेल्फ स्टार्ट है उसकी प्रायोरिटी अब ज़्यादा दे रहे हैं। तो दोस्तों ये क्या होती है कि 3 फेज जो मोटर होती है वो क्या होती है? सेल्फ स्टार्ट होती है, जबकि ये नॉट सेल्फ स्टार्ट, ये क्या होती है? सेल्फ स्टार्ट नहीं होती है। दोस्तों ये दोनों के बारे में पढ़ना है। इसके अंदर कई सारे जैसे कैपेसिटर स्टार्ट रन मोटर है, कैपेसिटर स्टार्ट मोटर है। सही दोस्तों, कई सारे मोटर हैं जो सिंगल फेज के अंतर्गत हमें पढ़ने हैं दोस्तों। 3 फेज मोटर, 3 फेज इंडक्शन मोटर भी हमें इंपॉर्टेंट दोस्तों पढ़ने हैं, इंडक्शन मोटर। सही फ्रेंड्स, और ये दोस्तों हमारा मोटर। उसके बाद दोस्तों हमें पढ़ने हैं एसी में। देखिए दोस्तों डीसी में तो हमारा ये एक सीमित एरिया है कि डीसी को हमें ज़्यादा नहीं पढ़ना। और दोस्तों आज आपको पता है कि एसी ज़्यादा इकोनॉमिकल है और ज़्यादातर देखा जाए तो एसी वाली चीज़ें ज़्यादा यूज हो रही हैं, लेकिन कई जगह पर
अभी भी डीसी की जो चीज़ें हैं वो यूज हो रही हैं। जैसे अभी भी कुछ जो ट्रेनें हैं उसमें दोस्तों वो डीसी सीरीज मोटर का यूज किया जाता है ब्रेकिंग के लिए। तो दोस्तों अभी भी डीसी मोटर का भी ऐसा नहीं है कि डीसी मशीनों का यूज नहीं है, अभी भी कंपेरिजन टू एसी इसका यूज दोस्तों कम हो गया है। सही फ्रेंड्स, कई सारे एडवांटेज हैं, जब हम इसको पढ़ेंगे तो आपको एक एक पॉइंट बताया जाएगा। सही फ्रेंड्स, अगर कोशिश करते हैं तो आइए देखते हैं इलेक्ट्रिक जनरेटर। सही फ्रेंड्स, हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक जनरेटर की। दोस्तों इलेक्ट्रिक जनरेटर क्या होता है? जनरित्र, दोस्तों हिंदी में बोलते हैं इसको जनित्र। दोस्तों जनरेटर का मतलब होता है, आपने हाई स्कूल जब आते हैं दोस्तों, हाई स्कूल से आपको पढ़ाने लगते हैं कि डायनमो क्या होता है और मोटर क्या होती है। इंटर में दोस्तों आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया जाता है। उसके बाद जब इंजीनियरिंग में आते हैं तो ये चीज़ें आपको बार बार पढ़े पढ़े चीज़ें याद हो जाती हैं, लर्न हो जाती है, तो इसके बारे में आप जानते हो। दोस्तों ये क्या होता है कि जो हमारी इलेक्ट्रिकल जनरेटर होती है वो क्या करती है दोस्तों, कन्वर्ट करती है मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। इलेक्ट्रिकल दोस्तों अगर बात करें इलेक्ट्रिकल जनरेटर क्या करती है, तो दोस्तों ये क्या करती है कि मैकेनिकल ऊर्जा को इलेक्ट्रिकल ऊर्जा में कन्वर्ट करती है। सही फ्रेंड्स, दूसरी बात अगर बात करें कोई जनरेटर है तो दोस्तों अगर जनरेटिंग की बात करें, जनरेटिंग एक्शन की, तो जनरेटर में जो डायरेक्शन जो होता है उसकी दिशा कैसे ज्ञात करते हैं, तो जनरेटर होती है दोस्तों फ्लेमिंग के, अगर बात करते हैं फ्लेमिंग की राइट हैंड रूल पे कार्य करती है, राइट हैंड रूल। सही फ्रेंड्स, यानी जो जनरेटर होती है फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल पे वर्क करती है। सही फ्रेंड्स, ये दो क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि जनरेटर क्या करती है। जनरेटर है दोस्तों वो क्या करेगी, आपके पास मैकेनिकल एनर्जी होगी, और मैकेनिकल एनर्जी कौन देगा, जैसा कि आपने देखा होगा जहां बिजली जनरेशन होता है दोस्तों वहां पे टरबाइन होती है। जब आप टरबाइन को मूव कराते हैं तो दोस्तों टरबाइन का वर्क क्या होता है, अगर टरबाइन की वर्क की बात करें तो वो एक काइनेटिक एनर्जी को बोल सकते हैं दोस्तों, एक गतिक ऊर्जा को या कि प्रेशर एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है दोस्तों, उसको हम टरबाइन बोलते हैं। और उस टरबाइन को दोस्तों एक प्रेशर मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दी। आपको पता है जब मैकेनिकल एनर्जी मिली तो आप अगर अल्टरनेटर या फिर जनरेटर को आपने उस मैकेनिकल एनर्जी को दिया तो आपको एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल जाएगी। दोस्तों इलेक्ट्रिकल एनर्जी दो तरीके से मिल सकती है, या तो अल्टरनेटिंग करंट मिल सकती है या तो डायरेक्ट करंट मिल सकती है। अगर आपको डायरेक्ट करंट मिल रही है दोस्तों वो हो गई हमारी डीसी जनरेटर। अगर आपको दोस्तों अल्टरनेटिंग करंट दोस्तों मिल रही है तो दोस्तों उसको बोलेंगे हम एसी जनरेटर। अगर आपको प्रत्यावर्ती धारा मिली तो एसी जनरेटर, अगर डीसी मिली तो उसको डायरेक्ट करंट। तो दोस्तों उसके कंस्ट्रक्शन और बनावट उसके आधार पर हम पढ़ते हैं कि किस तरह से एसी का जनरेशन होता है। जैसा कि मैंने बताया कि कम्यूटेटर टाइप, अगर आप डीसी मशीन में कम्यूटेटर ना लगाएं तो उसके जो आर्मेचर है जहां बिजली जनरेट होती है, जो बोलते हैं दोस्तों ईएमएफ उत्पन्न होता है, वो तो फॉर्म ऑफ एसी ही होता है, अल्टरनेटिंग करंट ही होता है। अगर हम कम्यूटेटर ना लगाएं तो एसी जनरेट हो गया, बट हम जैसे ही कम्यूटेटर लगा देते हैं वो एसी को डीसी में कन्वर्ट कर देता है दोस्तों, और हमको क्या मिल जाता है डीसी सप्लाई, तो हम बोलते हैं उसको डीसी जनरेटर। देखिए रियल में अगर जो पैदा हमेशा जो उत्पन्न होता है, देखिए दोस्तों कोई भी जनरेटर जनरेट नहीं करती, सिर्फ यहाँ पे एनर्जी का कन्वर्जन होता है। समझ आए दोस्तों, क्योंकि आपको एक बात पता है कि एनर्जी कभी भी जनरेट नहीं होती। अकॉर्डिंग टू ऊर्जा संरक्षण का नियम आपने पढ़ा होगा, ऊर्जा न तो उत्पन्न की जा सकती है नहीं नष्ट की जा सकती है दोस्तों, इसको एक रूप से दूसरे रूप में सिर्फ कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने लिखा है मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया जाता है। अब ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी दोस्तों दो टाइप की उत्पन्न हो सकती है, एक को बोलते हैं डीसी और एक को बोलते हैं दोस्तों एसी। जैसा कि मैंने आपको बता दिया, आपके जो ज्यादातर इकोनॉमिकल रूप से यूज करने वाली वो दोस्तों एसी होती है, आपके घरों में जो आती है वो एसी होती है। सही फ्रेंड्स, तो दोस्तों यहां से देखते हैं, क्योंकि हमें दोस्तों इतना ही पे नहीं खत्म करना, हमें इंट्रोडक्शन की क्लास है और हमें थोड़ी थोड़ी चीजें इनको बारे में देखना है कि क्या हमें चीजें पढ़नी है। आज तो मेरा ओवरव्यू है, और फिर इसके बारे में इंटरनली जाके हमें डीसी जनरेटर के बारे में पढ़ना, डीसी मोटर के बारे में पढ़ना। ठीक है दोस्तों, अगर बात करते हैं डीसी इलेक्ट्रिकल मोटर की, इलेक्ट्रिक मोटर की बात करें। सही फ्रेंड्स, अगर हम बात करें इलेक्ट्रिकल मोटर की बात करते हैं, इलेक्ट्रिक मोटर विद्युत मोटर क्या होती है, तो दोस्तों मोटर भी एसी हो सकती है, डीसी हो सकती है। एसी में हमने बताया कि सिंक्रोनस भी हो सकती है मोटर, इंडक्शन मोटर भी हो सकती है। सही दोस्तों, तो कई सारी मोटरें आपको यहाँ पे यूज करने के लिए मिलती हैं। तो बात करते हैं इलेक्ट्रिक मोटर का मतलब वर्क फंक्शन क्या इसका है कि दोस्तों ये क्या करती है, इलेक्ट्रिकल
एनर्जी। दोस्तों आपके पास जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होगी, मोटर का कार्य होता है कि विद्युत ऊर्जा को मैकेनिकल ऊर्जा में कन्वर्ट करना, मैकेनिकल। सही फ्रेंड्स, आप जनरेटर का जो आपकी मोटर होती है, मोटर का फंक्शन क्या होता है कि जो आपके पास एनर्जी होती है, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है दोस्तों, उसको किस में कन्वर्ट कर देता है, मैकेनिकल एनर्जी में। जैसे आपको पता है कि मोटर, जैसे कि सपोज कर लीजिए कि आपने इलेक्ट्रिकल सप्लाई किसी चीज़ को दिया, तो वो वाटर मतलब पानी जो होता है आपके गांव में सिंचाई के लिए, वाटर वो मैकेनिकल वर्क करने लगता है। सही दोस्तों। तो दोस्तों जब बात करते हैं इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल में कन्वर्ट कर रहा है, उसे हम मोटर बोलते हैं। मोटर दो टाइप की हो सकती है दोस्तों, डीसी मोटर भी हो सकती है और एसी मोटर भी हो सकती है। ठीक है, अगर डीसी मोटर होगी तो दोस्तों उसको डीसी सप्लाई देना पड़ेगा, जिस तरह वहां पे जनरेट कर रहे थे दोस्तों, यहाँ पे क्या है, इसको देना पड़ता है। ध्यान दीजिएगा, मोटर के कंडीशन में सप्लाई देनी पड़ती है, जनरेटर सप्लाई उत्पन्न करती है, सप्लाई हमको जनरेटर से मिलती है। ये दो फर्क हैं दोस्तों। अगर बात करते हैं अगला बात, तो दोस्तों जब मोटर की बात करते हैं तो जो इलेक्ट्रिकल मोटर होती है, जो फ्लेमिंग के दोस्तों लेफ्ट हैंड रूल पे कार्य करती है। किस फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से फ्रेंड्स, ये लेफ्ट हैंड रूल पे कार्य करती है जो इलेक्ट्रिकल मोटर होती है। जो मोटर होती है दोस्तों फ्लेमिंग के बाएं हाथ पे कार्य करती है। सही फ्रेंड्स। और राइट हैंड रूल दाहिने हाथ के नियम पे दोस्तों जो कार्य करती है उसे क्या बोलते हैं दोस्तों, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिकल जनरेटर। सही दोस्तों। अगर दोनों का हल्का सा अगर यहाँ पे चर्चा करें, दोनों की वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, किस तरह से दोनों वर्क करती हैं, तो दोस्तों देखती है। अगर बात करें जनरेटर की, तो आपको पता है जनरेटर के केस में क्या होता है कि जनरेटर केस में देखिए दोस्तों, हम यहाँ पे आपको डीसी जनरेटर की कंस्ट्रक्शन के बारे में बता रहे हैं, यहाँ पे हम एसी के बारे में नहीं बता रहे हैं कि दोनों में फर्क होगा। अभी बता दूंगा क्या फर्क होता है। जैसे सपोज कर लो आपके एक पास नॉर्थ और साउथ है। सही फ्रेंड्स, नॉर्थ और साउथ है, दो पोल हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपको उत्पन्न होता है फ्लक्स। आपको पता है फ्लक्स जो लाइनें होती है नॉर्थ से साउथ की ओर चलती हैं, नॉर्थ से साउथ की ओर चलती हैं। तो दोस्तों जब नॉर्थ से कोई फ्लक्स लाइनें साउथ की ओर जाती हैं, अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में मैंने क्या किया, कोई एक कंडक्टर रख दिया। सही फ्रेंड्स, इस कंडक्टर को क्या किया हमने, मोशन कराया, मूव कराया। तो दोस्तों इस कंडक्टर में एक इंड्यूस ईएमएफ होने लगता है। सही फ्रेंड्स, ध्यान समझिए, जब किसी मैग्नेटिक फील्ड में किसी कंडक्टर को आप मूव कराओगे, ध्यान समझिए, जब किसी मैग्नेटिक फील्ड में किसी कंडक्टर को मूव कराते हैं तो वो फ्लक्स को कट करता है। जब वो फ्लक्स को कट करेगा कंडक्टर, तो वहां पे एक इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रेरित हो जाता है, यानी एक ईएमएफ विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जिसको दोस्तों बोलते हैं कि हमको, जिसके कारण हमारी जो रोटर है, जो आर्मेचर है, उसमें करंट फ्लो होने लगती है। तो दोस्तों ये तो हम बहुत डीपली से पढ़ने वाले हैं, यहाँ पे नॉर्मली आपको बात बताते हैं। लेकिन दोस्तों अगर बात करें मोटर की, अगर दोस्तों अगर सपोज कर लिए सिर्फ यहाँ पे अगर मान लीजिए हमने कम्यूटेटर लगा के रखा है, कम्यूटेटर। सही फ्रेंड्स, अगर कम्यूटेटर लगा के रखा है, अगर सपोज ये कम्यूटेटर हमने हटा दिया, तो दोस्तों अगर कम्यूटेटर हटा दिया तो यही जो प्रिंसिपल है ये एसी उत्पन्न कर देगा। क्या दोस्तों उत्पन्न हो जाएगी, एसी। समझिए, अगर मैंने क्या किया, ये डीसी जनरेटर थी, क्योंकि डीसी इसलिए जो आर्मेचर में इंड्यूस्ड ईएमएफ हुआ और दोस्तों एसी है, अल्टरनेटिंग है। बट दोस्तों ये कम्यूटेटर ने क्या किया, उसको डीसी में कन्वर्ट कर दिया, जिससे हमें पता चल रहा है कि दोस्तों ये क्या है, डीसी जनरेटर है, जो कि डीसी उत्पन्न कर रहा है। हमको लोड को हमारी क्या मिल गया, डीसी सप्लाई। बात करते हैं दोस्तों, अगर ये चीज है, सही फ्रेंड्स, लेकिन इसी का अगर उल्टा बात करें कि इसी को सेकंड केस अगर देखें कि इसको हमने इस बार क्या किया, सप्लाई दे दिया, क्या दिया, डीसी सप्लाई, और हमने प्राइम मूवर हटा दिया। इसको मूव कैसे कराते हैं, प्राइम मूवर से। दोस्तों दूसरी कंडीशन में क्या दिया कि हमने इसको डीसी सप्लाई दे दिया, सपोज लो इसको डीसी सप्लाई दिया। जब आप इसको डीसी सप्लाई देंगे तो दोस्तों अब क्या करता है, पहला केस था जनरेटिंग एक्शन। जनरेटिंग एक्शन के कंडीशन में हम इसका वर्किंग प्रिंसिपल कहते हैं, क्या कहते हैं कि जब किसी मैग्नेटिक फील्ड में किसी कंडक्टर को रोटेट कराया जाता है तो वो फ्लक्स को काटता है। देखिए फ्रेंड्स, या तो अब मैग्नेटिक फील्ड में कंडक्टर को रोटेट कराइए, या तो कंडक्टर अगर फिक्स्ड है तो मैग्नेटिक फील्ड को रोटेट कराइए। देखो फैराडे साहब ने जब इन्वेंशन किया था एसी का, जो फैराडे साहब ने अपना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का रूल दिया था दोस्तों फैराडे, जैसे आप जनरेटर पढ़ेंगे, मोटर पढ़ेंगे, ट्रांसफार्मर, तो सारे जगह पे आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का जो पढ़ते हैं दोस्तों, वो पढ़ना पड़ता है फैराडे का लॉ। दोस्तों फैराडे साहब ने ये सर्च किया था, उन्होंने पहले क्या किया
कि एक कंडक्टर क्वाइल लिया, उस क्वाइल के जो आसपास था एक मैग्नेटिक पोल को मूव कराया और इस क्वाइल से दोस्तों एक उन्होंने लैंप लगाया। तो जितनी फास्ट इसको मूव कराते थे इस मैग्नेट को दोस्तों, जितनी तेज मूव कराते थे उतना ही तेज ग्लो करता था बल्ब। कहने का मतलब उनको आइडिया लगा कि इसको जितना ज़्यादा स्पीड पे डिपेंड कर रहा है कि जितनी ज़्यादा स्पीड करेंगे हम, मैग्नेटिक फील्ड की स्पीड जितनी तेज होगी, जितनी तेज से रोटेट कराएंगे। तो दोस्तों अगर बात करें, अगर आप फील्ड को रोटेट कराते हैं दोस्तों, आपका पोल को ही रोटेट कराते हैं तो वो बहुत बड़ा पड़ जाएगा। लेकिन जो कंडक्टर है दोस्तों, ये मूव करने के लिए रोटर पे कंडक्टर आर्मेचर को लगाते हैं दोस्तों, तो ये आसान पड़ता है और इसको मूव कराते हैं, इजीली काम हो जाता है दोस्तों। या तो मैग्नेटिक फील्ड को मूव कराइए या तो आप रोटर को मूव कराइए। जो हमारा कंडक्टर है, कंडक्टर या मैग्नेटिक फील्ड से दो में से एक कोई दोस्तों मूवमेंट वाला होना चाहिए। अगर वहां पे मूवमेंट हुआ तो दोस्तों वहां पे जो जनरेट होती है उसे दोस्तों बोलते हैं क्या, अल्टरनेटिंग करंट। अब अल्टरनेटिंग करंट तो जनरेट हो गई, लेकिन दोस्तों बात करते हैं जब ये तो डीसी, अगर आप एसी जनरेटर पढ़ते हैं दोस्तों, एसी की बात करते हैं, अगर एसी अल्टरनेटर की बात करते हैं, एसी जनरेटर की दोस्तों, आपको एसी जनरेटर में क्या होता है कि जैसा कि मैंने कंडक्टर को यहाँ पे रोटेटिंग पार्ट पे रखा है, लेकिन दोस्तों एसी जनरेटर में क्या होता है, यही कंडक्टर ये स्टेटर पार्ट पे होता है। स्टेटर का मतलब दोस्तों जो पार्ट मूवमेंट नहीं करता, घूमता नहीं, उसे स्टेटर बोलते हैं, और जो भाग घूमता है यानी मूव करता दोस्तों उसे हम रोटर बोलते हैं। तो दोस्तों अगर बात करें तो यहाँ पे जो पोल होता है इस तरह से हम बना सकते हैं, दिस इज नॉर्थ, दिस इज साउथ। देखिए दोस्तों अगर बात करें यहाँ पे तो जो हमारा देखिए पोल है, यहाँ पे पोल मैंने क्या किया, स्टेटर पे लगाया, जो कि फिक्स रहते हैं। डीसी मशीनों में देखते हैं दोस्तों जो पोल होते हैं वो फिक्स रहते हैं और दोस्तों कंडक्टर होता है वो मूव करता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, कंडक्टर स्टेटर पार्ट पे लगते हैं जो कि घूमने वाला पार्ट नहीं होता है, जबकि जो रोटर होता है दोस्तों वो मूवमेंट करता है, वो एसी जनरेटर। ये अल्टरनेटर की बात करते हैं, जब हम अल्टरनेटर की बात करते हैं, अल्टरनेटर की बात करते हैं, सही है। जब हम अल्टरनेटर यानी एसी जनरेटर की बात करते हैं दोस्तों तो कुछ ऐसा फंक्शन मिलेगा, जब डीसी जनरेटर की बात करते हैं तो कुछ ऐसा मिलता है। दोस्तों हम आपको पूरी चीजें नहीं पढ़ा रहे हैं, सिर्फ आपको ओवरव्यू दे रहे हैं, क्योंकि ये इंट्रोडक्शन की सारी चीजों के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं सिर्फ, और दोस्तों इसके बारे में बहुत ही अच्छे से डीपली से पढ़ने वाले हैं, टेंशन ना लीजिए आप लोग। दोस्तों बात करते हैं, जैसा कि हमने देखा जनरेटर एक्शन, मोटर कंडीशन में क्या होता था, मोटर में हमें सप्लाई देना पड़ेगा। जब अब इसका प्रिंसिपल क्या कहता है, जब किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को, क्या मतलब, किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता। अब देखिए दोस्तों वहां पे मोटरिंग एक्शन में कंडक्टर को मूव कराना पड़ता था प्राइम मूवर से, बट यहां क्या है, जब किसी करंट कैरिंग कंडक्टर का मतलब धारा प्रवाह करते हुए चालक को किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो उस पर एक फोर्स कार्य करने लगता है। सही दोस्तों, एक इस पे क्या करने लगता है, फोर्स कार्य करने लगता है। तो जो कि जैसा कि अकॉर्डिंग टू उस फोर्स की दिशा जो दोस्तों बात करते हैं, वहां पे टार्क उत्पन्न होता है, जिससे क्या करती है, मोटर का रोटर मूव करने लगता है। दोस्तों इसकी जो प्रिंसिपल है आप किसके बारे में पढ़ाएंगे अच्छे से, तो यहाँ समझिए, अगर मैंने इसको सप्लाई दिया तो दोस्तों, अगर इसमें करंट दिया, सप्लाई दिया, डीसी सप्लाई, तो ये डीसी जनरेटर बन गई। और इसने क्या किया कि दोस्तों जिसने इलेक्ट्रिकल वो डीसी एनर्जी को, जो डीसी वाली धारा वाली इलेक्ट्रिकल एनर्जी थी, उसको मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया। लेकिन दोस्तों यहाँ बात करते हैं कि दोस्तों जब यहाँ पे सप्लाई क्या किया गया कि मोटरिंग एक्शन की जनरेटर केस में क्या था कि जनरेटर केस में ये सप्लाई उत्पन्न करता था, मोटर केस में इसको सप्लाई देनी पड़ती थी। आई होप आपको समझ में आया होगा दोस्तों। तो यही दोनों फंक्शन है। अगर आगे बात करें दोस्तों, ट्रांसफार्मर जो कि पढ़ने वाले हैं, ट्रांसफार्मर, सही दोस्तों। तो दोस्तों ट्रांसफार्मर अभी आपको बताया कि ट्रांसफार्मर को अगर आप टेक्निकल के स्टूडेंट है तो आपको ये थोड़ा ऑड लगेगा कि दिस मशीन, बिकॉज ऑफ मशीन हम उसको बोलते हैं जिसमें एनर्जी का कन्वर्जन होता है, जो रोटेटिंग पार्ट होते हैं। बट दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है। ट्रांसफार्मर की अगर बात करें दोस्तों तो ट्रांसफार्मर भी एक मशीन का ही पार्ट है। तो दोस्तों बस ये कह सकते हैं कि जब हम दोस्तों इसको 3 फेस आपको इंडक्शन मोटर पढ़ाएंगे तो वहाँ 3 फेस ट्रांसफार्मर का जो सिमिलरिटी बहुत बताई जाएगी, सही है। तो दोस्तों जैसा कि देख रहे हैं ट्रांसफार्मर, तो ट्रांसफार्मर क्या होता है, ट्रांसफार्मर इज द एसी स्टैटिक डिवाइस, एसी स्टैटिक डिवाइस दोस्तों, जिसका वर्क इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, यानी जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे कार्य करता है, सही फ्रेंड्स। दूसरी बात अगर करें, ट्रांसफार्मर का मेन वर्क क्या है दोस्तों, ट्रांसफार्मर किस पर्पज के लिए यूज करते हैं,
तो वोल्टेज को बढ़ाने के लिए और वोल्टेज को घटाने के लिए आवश्यकता अनुसार वोल्टेज की स्टेप अप और स्टेप डाउन करने के लिए दोस्तों हम ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं। बट जैसा कि आपने पढ़ा कि जनरेटर और मोटर ऐसी डिवाइस हैं जो मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में, इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल में कन्वर्ट करती हैं दोस्तों। तो उसी तरह ट्रांसफार्मर कैसा है, ट्रांसफार्मर मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल कन्वर्जन डिवाइस नहीं होती है, दिस इज पावर ट्रांसफर डिवाइस। कह सकते हैं आप क्या है, ट्रांसफार्मर क्या होता है, पावर ट्रांसफर डिवाइस। सही फ्रेंड्स, ट्रांसफार्मर एक पावर पूछता है क्वेश्चन आपको कि ट्रांसफार्मर क्या ट्रांसफार्म करता है। तो दोस्तों ट्रांसफार्मर जो होता है वो दोस्तों पावर ट्रांसफर करता है, ठीक है। एक जो प्राइमरी से सेकेंडरी में क्या ट्रांसफर होता है, पावर। और ट्रांसफार्मर में सेम क्या होता है दोस्तों, हम बात करते हैं सेम फ्रीक्वेंसी पर। ध्यान दीजिएगा, जब भी पावर ट्रांसफर की बात करते हैं सेम फ्रीक्वेंसी पर। सही दोस्तों, एक कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी पे दो जो पावर ट्रांसफार्मर क्या होता है, सेम फ्रीक्वेंसी पे पावर को ट्रांसफर कर देता है। देखिए दोस्तों, जब ट्रांसफार्मर बात करते हैं तो ट्रांसफार्मर में पावर भी सेम होता है। सही दोस्तों, बात करते हैं फ्रीक्वेंसी भी सेम होती है, चुंबकीय फ्लक्स भी सेम होता है। तो दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछते रहते हैं, आगे आगे जैसे जैसे हम पढ़ाते जाएंगे आपको एक एक चीजें पढ़ाया जाएगा। दोस्तों ट्रांसफार्मर में हमें पढ़ने हैं सिंगल फेज ट्रांसफार्मर और 3 फेज ट्रांसफार्मर। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं कि जैसे आपने देखा तो यहाँ पे हर चीजों के का निचोड़, आप एक बात समझ रहे होंगे कि यार यहाँ पे हर जगह ये मैग्नेट आ रहा है। ये मैग्नेट कौन सा मैग्नेट यूज करते हैं, यहाँ पे बाइंडिंग की जाती है। आपने मोटर में पढ़ा होगा किसकी बाइंडिंग करते हैं। तो देखते हैं कि किस टाइप का मैग्नेट जो यूज करते हैं मोटरों में। सबसे पहले हमें चाहिए मैग्नेटिक फील्ड, तभी तो रोटर जो होगा, जो कंडक्टर हो, मैग्नेटिक फील्ड को कट करेगा। तो दोस्तों जबकि ट्रांसफार्मर में कोई रोटेटिंग पार्ट नहीं होता, तो यहाँ पे कैसे जो वोल्टेज इंक्रीज कर जाता है। तो दोस्तों ये फंक्शन देखने के लिए जो कि इंड्यूस्ड ईएमएफ कितने टाइप का होता है दोस्तों, इंड्यूस्ड ईएमएफ 2 टाइप से होगा। एक को बोलते हैं स्टैटिक इंड्यूस्ड ईएमएफ, दूसरे को बोलते हैं दोस्तों डायनामिक इंड्यूस्ड ईएमएफ। क्या बोलते हैं, स्टैटिक इंड्यूस्ड ईएमएफ, दूसरे को बोलते हैं डायनामिक इंड्यूस्ड ईएमएफ। ऐसा इंड्यूस्ड ईएमएफ, ऐसा प्रेरित विद्युत वाहक बल जहां पे कोई रोटेटिंग पार्ट हो, मूव करने के बाद कोई भी पार्ट को मूव कराने से जो इंड्यूस्ड ईएमएफ हो रहा है, प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो रहा है दोस्तों, उसे डायनामिक इंड्यूस्ड ईएमएफ कहते हैं। और दोस्तों जहां पे कोई भी रोटेटिंग पार्ट नहीं है लेकिन फिर भी वहां पे इंड्यूस हो जा रहा है, उसे स्टैटिक इंड्यूस्ड ईएमएफ कहते हैं। स्टैटिक इंड्यूस्ड ईएमएफ दोस्तों 2 टाइप से होता है, एक को बोलते हैं सेल्फ, दूसरे को बोलते हैं म्यूचुअल। सही दोस्तों, ये ट्रांसफार्मर में पढ़ा होगा, सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन। तो दोस्तों इन चीजों को आपको बहुत ही डीपली से पढ़ाया जाएगा। अभी तो हम चीजों को बस नॉर्मली तरीके से बताते जा रहे हैं, जो कि जैसा कि मेरा आज इंट्रोडक्शन